NIOS लाइव प्रोग्राम। आप सभी का NIOS के लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी प्रोग्राम का चैप्टर नंबर 27 है, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर जस्ट हमें डिस्कस करना है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1, periodic table of elements. Number 2, discovery of elements. Number 3, general characteristics of periodic table. Next, general characteristics of metals, non-metals and metalloids. Last one is the position of metals, non-metals and metalloids in periodic table. After completing this part, you will be able to understand how to classify metals, non-metals and metalloids, position of metals, non-metals and metalloids in the periodic table. You will be able to easily differentiate between metals, non-metals and metalloids. So before starting this chapter, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी periodic table है उसमें कौन से ऐसे elements हैं जिन्हें हम metals कहते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, और हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स की क्या पोजीशन है। दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। दिस वाज डेवलप्ड बाय मेंडलीव, साइंटिस्ट मेंडलीव थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। दैट इज व्हाई दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एज यू कैन सी इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स. These are vertical columns, 18 groups, and horizontal periods. These are 7 periods. There are total 7 periods. There are total 7 periods. Total 7 periods are there. ओके, सो दीज आर पीरियड्स एंड दीज आर टोटल 18 ग्रुप्स. ठीक है, तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं जिनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट अर्लियर टाइम, जब पहले के ज़माने में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, एट दैट टाइम ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. तो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर्ड हुए थे. तो उन एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स को के बारे में स्टडी करना बहुत आसान था, बिकॉज 15-16 एलिमेंट्स ही ऐसे थे जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड हुए थे, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर. सो दीज आर फ्यू एलिमेंट्स. ओके, तो उनकी स्टडी करना आसान था. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में प्रॉब्लम आने लगी. तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने मिल करके एक टेबल का फॉर्मेट रखा कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में रखें जिससे उनकी स्टडी करने में आसानी हो. तो अगर हम बात करें पीरियड्स की, तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो आप फर्स्ट पीरियड में देख रहे होंगे, दिस पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड बिकॉज देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स. हाइड्रोजन एंड हीलियम ही इस पीरियड में पाए जाते हैं. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, जिसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इज अवर लॉन्ग पीरियड. देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स. एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड बिकॉज देयर आर टोटल 32 एलिमेंट्स आर देयर. अगर हम काउंट करें सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की, तो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद लैंथेनाइट्स पाए जाते हैं और एक्टिनियम के बाद जो एक्टिनाइट्स पाए जाते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द साइड पर दिए हुए हैं, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पीरियड. ओके, तो सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड इज अवर लॉन्ग पीरियड. सो एलिमेंट्स, साइंस हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस अरिस्टोटल्स. अब अरिस्टोटल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जाने तो अरिस्टोटल ने 4 एलिमेंट्स के बारे में बेसिकली बताया था. दीज एलिमेंट्स आर फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर. So at that time only total 4 elements are there: fire, water, earth and air.
बट जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, नेचुरली एलिमेंट्स भी डिस्कवर्ड हुए, उसके बाद जब नेचुरली एलिमेंट्स हमें मिले तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मैन मेडेड हुए। लाइक मैन मेडेड कैसे, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स थे उनके न्यूक्लियस को लेकर के फर्दर उनके न्यूक्लियस से ही दूसरे एलिमेंट्स को जनरेट किया गया इन लैबोरेटरी। सो दीज आर कॉल्ड एज मैन मेडेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 98, ठीक है। तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, बिकॉज इनको कैसे बनाया गया, यूरेनियम के ही न्यूक्लियस को लेकर के उनको आर्टिफिशियली जनरेट किया गया इन लैबोरेटरी। सो टोटल 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और 28 जो है हमारे वो कैसे हैं, मैन मेडेड या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। Okay, if we talk about our universe, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें
As you can see on your picture, there is a picture of universe, our universe. अगर हम बात करें हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारी चीज़ें एलिमेंट से ही मिलकर बनी हैं. वीदर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, सारी चीज़ें एलिमेंट से ही मिलकर बनी हैं. कार्बन की अगर हम बात करें, कोक हमारा जो बनता है वो मिलकर बनता है कार्बन एंड ऑक्सीजन से. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या हम कोक की बात करें तो कोक क्या है, हमारा कार्बन है. ऑक्सीजन जो हमारी एयर में ऑक्सीजन गैस होती है वो भी गैसियस फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट. तो एक एलिमेंट है. तो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें वो किससे मिलकर बनी है, एलिमेंट से ही मिलकर बनी है. इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो भी किससे बना है, एलिमेंट से ही मिलकर बना है. Okay, the most abundant element in the earth is oxygen. As you can see on your screen, रेशियो यहाँ इसमें बताया गया है एलिमेंट्स के. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज़ 44.1%, जो कि बहुत ज़्यादा है. अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की तो वो 0.1% है. एल्युमिनियम 2.2%, उसके बाद कैल्शियम 2.2%, 5.8% इज़ आयरन, 22% इज़ सिलिकॉन, 0.3% अगर हम बात करें तो वो सोडियम एंड पोटेशियम है. तो सोडियम एंड पोटेशियम हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे कम अमाउंट में पाए जाते हैं. उसके बाद मैग्नीशियम इज़ 23%. ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारी अर्थ में क्या है, ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो डायमोलिकुलर फॉर्म में, अगर हम बात करें डायमोलिकुलर फॉर्म जो होता है उसका, डायटोमिक फॉर्म जो होता है O2, दैट इज़ अ गैस, एक गैस ही है. बट ऑक्सीजन जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम बात करें फूड की, तो विदाउट फूड वी कैन अलाइव लाइक 1 मंथ तक हम जिंदा रह सकते हैं. बिना पानी के हम 1 हफ्तों तक भी जिंदा रह सकते हैं. बट विदाउट ऑक्सीजन हम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते हैं. तो ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी एलिमेंट हम कह सकते हैं, या कंपोनेंट कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑक्सीजन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंडलीव की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की. सो डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डिमिट्री मेंडलीव एंड दिस इज द पीरियोडिक टेबल. ओके, सो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है. ओके, सो अब बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो एल्कली मेटल्स है जो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एल्कली मेटल्स दिख रहे होंगे हाइड्रोजन को छोड़ करके. यानी हाइड्रोजन को छोड़ करके ये जो रेड कलर के हैं, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जस्ट उसके बगल में ही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम से लेकर रेडियम तक. देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये हमारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? सी, the last electron of this element is goes to d orbital. ठीक है, और d ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो d ऑर्बिटल जो होता है s और p के बाद आता है. यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना चाहें d ऑर्बिटल में, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, s ऑर्बिटल में फिल करेंगे, देन p ऑर्बिटल में, देन d ऑर्बिटल में. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. तो व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन s एंड p ब्लॉक. तो S और P ब्लॉक के बीच में ये बेसिकली इनको हम दिखाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, देन बेसिक मेटल्स की अगर हम बात करें तो जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है, दीज आर अवर बेसिक एलिमेंट्स. ये यहाँ से लेकर के ये जो हैं हमारे P ब्लॉक के, दीज आर कॉल्ड बेसिक मेटल्स. ये हमारे बेसिक मेटल्स हैं, इनमें ये भी आपके इंक्लूड होंगे. ठीक है, तो ये जिगजैग फॉर्म में जो है, दीज आर कॉल्ड बेसिक मेटल्स. देन सेमी मेटल्स. व्हाट आर सेमी मेटल्स? सेमी मेटल्स वो हैं जो मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. मेटल की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं. तो सेमी मेटल्स हमारे कहाँ हैं? ये ब्लू कलर से ये जो आपको दिख रहा है जिगजैग फॉर्म में. ओके, ये पूरे हमारे क्या हैं, सॉरी, ये हमारे सेमी मेटल्स हैं. ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स में कौन से हमारे आते हैं? ये ब्लू कलर के,
ये वाले नॉन मेटल्स में आते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो दीज आर फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स। देन हेलोजन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की जो फैमिली होती है उसको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो फ्लोरीन की फैमिली कौन सी है हमारी, ये वाली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, दीज आर हेलोजेंस। देन नोबल गैसेस, व्हाट आर नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। अब इन्हें नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। नोबल मीन्स नॉट टू एबल, यानी नॉट टू एबल टू रिएक्ट। तो जो वो एलिमेंट्स जो बेसिकली रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते, या रिएक्शन देते भी है तो बहुत हाई टेम्परेचर पर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अबव 1600 डिग्री सेल्सियस, तो उसके ऊपर ये रिएक्शन देते हैं। तो उतना टेम्परेचर हमें क्रिएट करना पड़ता है इनके रिएक्शन के लिए, बिकॉज दे आर बेसिकली स्टेबल स्टेज में होते हैं, बिकॉज इनका लास्ट जो शेल होता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में हमारी कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। देन लैंथेनाइड, लैंथेनाइड आर बेसिकली लैंथेनम की फैमिली है। ये पीरियोडिक टेबल में आप 57 to 71 देख रहे हैं और ये नीचे शो हो रहा है, लैंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम, दीज आर अवर लैंथेनाइड, ओके। देन लैंथेनम सीरीज भी इसको हम बोलते हैं। देन एक्टिनियम की जो सीरीज होती है, AC से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिनियम की ये जो सीरीज है हमारी, दीज आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स, लाइक एक्टिनियम, थोरियम, प्रोमीथियम, दीज आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स। तो अभी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, और जो मेटलॉइड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो राइट साइड पे जो S ब्लॉक एलिमेंट है, दीज आर कॉल्ड एज मेटल्स, ओके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, बिकॉज हाइड्रोजन जो है हमारा वो नॉन मेटल्स में आता है। ओके, देन what is the use of periodic table या what is the periodic table। तो periodic table होती क्या है बेसिकली, periodic table का यूज़ क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं periodic table, क्या है रीज़न इसका। periodic table में बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। इन फ्यूचर हो सकता है और भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हों, ऐसा नहीं है कि अभी हमने सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। तो अभी हमारी पीरियोडिक टेबल जो है टोटल उसमें 118 एलिमेंट्स है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली इन एलिमेंट्स की स्टडी के लिए इनको रखा गया है, ठीक है। दूसरा क्या मेन रीज़न है, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़। सी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री की, तो ओल्ड टाइम में और जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी और जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनी थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। बट जो अभी न्यू पीरियोडिक टेबल बनी हुई है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो उस न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, ओके। सो यही जो इलेक्ट्रॉन है जो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब एलिमेंट जो होता है उसका न्यूक्लियस कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या करेगा, उसका आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन।
तो जो हमारी न्यू पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट इज बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उसमें क्या किया गया है, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, देन सोडियम की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंगली इनको क्या किया गया, रखा गया एलिमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उस एलिमेंट को सबसे पहले उसकी पोजीशन जाननी ज़रूरी है। उसके पोजीशन के लिए एक रूल होता है, ठीक है, जिसको हम NL⁻⁴ रूल भी कहते हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड में है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर किसी भी एलिमेंट की हमें पोजीशन जाननी है तो उसका एटॉमिक नंबर जानना ज़रूरी है, या तो उसकी फैमिली के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हमें फैमिली के किसी एक मेंबर, यानी पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्रुप की बात कर रही हूँ, कितने टोटल ग्रुप्स हैं, तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप 1 में किसी भी एक एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो बाकी ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं, यानी ग्रुप 1 के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, बिकॉज दे ऑल आर शोइंग सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, वीदर इट इज़ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो कैसी होगी, सबकी एक जैसी होगी। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है कि अगर हम पोजीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281। ओके, सो 281। अगर हम इसका इस SPDF इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, तो NL⁻⁴ फॉर्मूले से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NL⁻⁴। n क्या है यहाँ पर, 3 है, s क्या है, l है, और x की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि जो n है वो हमारा बता रहा है आपके ग्रुप को, तो कौन सा ग्रुप है आपका, पीरियड को बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पीरियड। ओके, और आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, S है तो S के लिए 0 होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ग्रुप। ठीक है, L⁻⁴ है, यानी जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसकी बात हो रही है। तो अगर हम इसकी पोजीशन को समझें तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, सोडियम की है, आप देख पा रहे हो, सोडियम ये है हमारा। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ना चाहें कि कार्बन जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है या एटॉमिक वेट जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, आपने देखा होगा एलिमेंट्स के साथ उनके सिंबल लिखे होते हैं और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये सिंबल्स और इन नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पीरियोडिक टेबल सामने हमारे रखी हुई है और हमें स्टडी करना है किसी भी एलिमेंट्स के बारे में, तो हम कैसे उसको स्टडी करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C। तो पहले तो आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे कुछ लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। दिस इज द इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम। यानी एटॉमिक मास क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है, या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या को। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही हम पता लगाते हैं कि उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या है। और किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक वेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सिंबल हो गया। उसके बाद अगर बात करें ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट में जितने निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। निगेटिव पार्टिकल इज अवर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पार्टिकल इज अवर प्रोटॉन।
Okay, so the total number of electron and proton in an element is always same. यही रीज़न है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे. क्या चेंज होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही चेंज होगा. ओके, नेम ऑफ दिस एलिमेंट, कॉमन नेम क्या होता है इसका, कार्बन होता है, ठीक है. और मास नंबर आप देख पा रहे हो नीचे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक वेट क्या होता है 12, ठीक है. तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, कार्बन एटॉमिक नंबर हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर, और एटॉमिक वेट हम कहाँ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ. तो ये हो जाएगा C612. ओके, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है, 2 and 4. Okay. So next is what is the atomic number? Atomic number क्या है? The number of proton found in the nucleus or the number total number of proton found in the nucleus. ठीक है? तो दो total number of electron और total number of proton is called as atomic number. For example अगर हम बात करें टिन की और कार्बन की, तो टिन का atomic number क्या होता है 50 और कार्बन का atomic number क्या होता है 6. ठीक है, और एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो टिन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 118.71 और कार्बन का क्या हो जाएगा 12.011. सी अगर हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास की बात करें, देयर इज अ वेरी एक तरीके से बहुत डिफरेंस होता है. कहीं कहीं पर लिखा होता है एटॉमिक वेट, कहीं लिखा होता है एटॉमिक मास. तो इसमें एक डिफरेंस है उसको, जो कि आप लोग क्लास 12th में या फिर हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे उसको, ठीक है. तो अप्रॉक्स हम लोग जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो कितना लेते हैं 12 लेते हैं, और टिन का कितना लेते हैं 118. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल, ठीक है. तो किसी भी एलिमेंट को एब्रीविएट करने के लिए या बताने के लिए एक सिंबल बेसिकली दिया गया उसको, जो कि उस एलिमेंट के नेम का या तो पहला अल्फ़ाबेट था या तो उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके अकॉर्डिंग उसका एक अल्फ़ाबेट सिंबल दिया गया. फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन, C फॉर कार्बन. तो कार्बन का जो सिंबल आया वो क्या आया, C आया. कैपिटल C इज द सिंबल ऑफ कार्बन. ओके, इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम को सिर्फ हम कैपिटल A से डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या लिया गया, एल्यूमिनियम नेम का पहला अल्फ़ाबेट और सेकेंड अल्फ़ाबेट लिया गया, यानी कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल A स्मॉल l. व्हाट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यानी कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, अगर हम उनको ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 6 होंगे, बट उसका एटॉमिक वेट क्या होता है 12 होता है. तो अगर हम 6 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, यानी कि कार्बन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं. Okay, how do I find number of proton, electron and neutron in an element of the periodic table? एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं उनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर दैट आपकी जो बुक है उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ईजिली. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज कॉल्ड एज सिंबलाइज्ड एज कैपिटल P. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. अब एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z.
ओके, सो कैपिटल Z से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं और कैपिटल A से हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक वेट का सिंबल क्या है, कैपिटल A, और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल Z। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर Z के बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर Z के बराबर है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसका सिंबल है स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n से इसको डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास नंबर जो कि राउंडेड फॉर्म में होता है। अब ये राउंडेड फॉर्म में क्या है, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो आया था 12.01, ठीक है, 12.011। तो इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो आएगा 12, यानी कि एटॉमिक मास जब भी हम लेंगे तो वो राउंड ऑफ फॉर्म में लेंगे। जब भी इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास राउंडेड ऑफ कर लेंगे अगर हम, ठीक है, तो जिसका सिंबल है कैपिटल A माइनस द एटॉमिक नंबर। अब ये माइनस एटॉमिक नंबर भी हो सकता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, या फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ओके। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अगर डिफाइन करना चाहें तो फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, total number of proton is always equal to the total number of electron which is equal to the atomic number, okay। atomic weight क्या है, atomic weight is equal to the total number of proton plus total number of neutron, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, atomic weight is equal to total number of electron plus total number of neutron, okay। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी एलिमेंट के। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख पा रहे हो सिंपल सी एक पिक्चर है जिसमें मैंने एलिमेंट्स को नहीं रखा है, मैंने सिर्फ कलर की हेल्प से बताने की कोशिश की है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो आप देख पा रहे हो लाइट ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, उनके जो ब्लॉक्स हैं लाइट ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, जो मेटल्स हैं वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो पिंक कलर से शो हो रहे हैं। यानी कि जो भी हमारे मेटल्स हैं वो S ब्लॉक और D ब्लॉक में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो P ब्लॉक ऑर्बिटल में भी पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं वो कुछ ही हैं जो P ब्लॉक एलिमेंट P ब्लॉक में पाए जाते हैं, बाकी जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ है, ग्रीन कलर में आपको शो हो रहे होंगे। यानी कि नॉन मेटल्स में हमारे क्या आते हैं, सारे के सारे नोबल गैसेस एंड सम ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स। Okay, so on your screen you can see some pictures of metals, ठीक है। तो जब भी मेटल के बारे में हमने नाम अगर लिया मेटल तो हमारे माइंड में सबसे पहले कोई एक शाइनी सी चीज़ आ जाती है जिसका काफ़ी लश्कर है। फॉर एग्जाम्पल आप ये टेबल ही देख लो तो आपको टेबल ये शाइन करती हुई दिख रही होगी बिकॉज ये हमारी मेटल की बनी हुई है। तो मेटल हमारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेटल कौन कौन से एग्जाम्पल है, निकल is the example of metal, rubidium, okay, gold and copper. These are some examples of metal जो हमारे अराउंड पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी है metals, for example aluminium है, ठीक है। तो these are some examples of metals. Properties of metals. Okay, so you can see on your screen जो zigzag आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो zigzag दिख रहा है, ठीक है, इस zigzag के राइट साइड पर या देख पा रहे हो लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं हमारे रूम टेम्परेचर पर
सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट वन। वो एक कौन सा एलिमेंट है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटल तो है बट वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम पढ़ेंगे कि मेटल शोइंग शाइनी, ओके। तो इसका एक लक्ष्य होता है, एक शाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, सीजियम का काफ़ी यूज़ होता है, सीजियम एलिमेंट का। तो ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सीजियम का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग बेसिकली करते हैं। सीजियम एक मेटल है जिसका लश्यर और शाइन काफ़ी होता है। लश्यर और शाइन का मतलब होता है कि जब भी उसकी सरफेस पर लाइट पड़े ना तो वो ग्लो करे, मतलब रिफ्लेक्ट हो लाइट। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो शाइनी या ग्लोइश सा हमें लगता है। तो मेटल की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो लश्यर या शाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लश्यर और शाइन उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डक्टिलिटी, ओके। सो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होता है। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? ओके, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ओके। सो मेटल को अगर हम मेटल ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम बेसिकली ड्रॉन करके वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? उसके लिए करते क्या है कि मेटल को सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे वो मेटल जो होता है वो पिघल जाता है, ठीक है, वो लिक्विफाइड हो जाता है। अब उस लिक्विड जो मेटल होते हैं उसमें क्या करते हैं, ग्लास की रॉड को डाला जाता है। उस ग्लास की रॉड को डालने के बाद उस मेटल को ड्रॉन किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। तो जितना हम खींचते हैं तो वो उसकी पतले पतले वायर्स, जितना ज़्यादा हम उसको खींचेंगे उतने ही थिन वायर्स उसके हमारे फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आप लोगों के घरों में जो भी वायर्स लगे हुए हैं उसके वायर के अंदर बेसिकली कॉपर एलिमेंट के ही वायर होते हैं। तो वो वायर कैसे बने होंगे? वो कॉपर के ही वायर है, यानी कि उसको उसकी एक डक्टिलिटी की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर को क्या किया गया, वायर में कन्वर्ट किया गया, कॉपर एलिमेंट को वायर में कन्वर्ट किया गया। तो डक्टिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट या वो मेटल्स जिनको हम बेसिकली खींचकर तार के फॉर्म में या फिर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग पढ़ेंगे मैलिएबल। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कभी भी बाहर जब हम जाते हैं तो कुछ हमारे होम्स के या कुछ बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनको बेसिकली बीट करके बनाया जाता है। अब वो बीट करके कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, अगर हमें उसको शीट में कन्वर्ट करना है तो हम करते क्या, उसको बीट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी बीट इट तो उसमें होता क्या है, उसकी जो मेटल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं वो लेयर्स वन बाय वन आगे की तरफ शिफ्ट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो मेटल है इसमें होगा क्या, ये एक मेटल है, इसको जब हम बीट करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ओके। तो मेटल में क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हैमर की हेल्प से जब हम उसको बीट करेंगे तो उसमें होगा क्या, उसकी जो लेयर है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी। तो कोई भी मेटल है अगर हम उसको बीट करें तो उसकी लेयर क्या होती है, आगे की तरफ शिफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक शेप ले लेता है जिसको हम फ्लैट शेप कहते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, मेटल को हम बीट करके, हैमर की हेल्प से बीट करके उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, ओके। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांव से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव।
बचाव है, आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं
सो वेलकम डियर लर्नर्स, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में मैलिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैलिएबल प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल की ये खूबी होती है, ये खासियत होती है कि मेटल को जब हम हैमर से बीट करें तो ये एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेयर्स। जब हम बीट करते हैं तो वो जो लेयर्स है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है, जिनकी वजह से वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? मेटल्स का होता है। ये इसका रीज़न ये है कि मेटल्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज मेटालिक बॉन्ड से बाइंड होते हैं, तो जिसको हम बेसिकली लैटाइस एनर्जी कहते हैं। तो लैटाइस एनर्जी होती क्या है कि मेटल्स को जब हम बाहर से हीट दे रहे हैं तो उसके जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए उतनी स्पेसिफिक एनर्जी हमें उन्हें देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे उनके बीच का जो मेटालिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। उसकी इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? लैटाइस एनर्जी कहते हैं। तो मेटल्स में जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से उनको ब्रेक करने के लिए हमको बाहर से ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो उनके स्टेट को बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं, यानी अगर हम उनको मेल्ट कर रहे हैं तो उनके स्टेट को चेंज कर रहे हैं। किससे? सॉलिड टू लिक्विड, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें टेम्परेचर उतना देना पड़ेगा। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली उनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है बिकॉज दे आर वेरी डेंस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है फ्लो होना। ओके, कंडक्शन मीन्स फ्लो। फ्लो मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। तो मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स बेसिकली होते क्या हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक में हम एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो एल्कली अर्थ मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे फ्री फॉर्म में होते हैं। तो ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री फॉर्म में होते हैं दे हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक पॉइंट से या किसी मेटल के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जब भी हम हीट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस हीट को कैच करते हैं और वो क्या करते हैं? थ्रू आउट द सरफेस वो उस हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसकी इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैविंग टेंडेंसी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप देखो अपने होम अप्लायंसेस में, तो होम में जो भी वायर्स लगे होते हैं, लाइट के हों या फ़ैन चलने के लिए हो, तो जो भी वायर्स लगे होते हैं उन वायर्स में मेटल के ही वायर्स होते हैं। नॉन मेटल्स हम नहीं यूज़ करते, वहाँ पर मेटल्स ही यूज़ करते हैं बिकॉज मेटल्स में ही वो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो होती है। नेक्स्ट, when you leave spoon in a cup of the drink, the bit poking out of the drink gets hot. Why? This is called conduction. For example, आपने एक कप ऑफ टी ली और उस कप ऑफ टी में जब आप शुगर डालते हो तो आप क्या करते हो? एक स्पून की हेल्प से उसको बीट करते हो या फिर उसको शेक करते हो, उसको मिक्स करते हो, ठीक है। तो जब आप स्पून की हेल्प से उसको मिक्स करते हो तो जो हॉट टी है उसकी वजह से स्पून भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़े टाइम के लिए हीट हो जाता है। ये हुआ कैसे? बिकॉज जो टी या कॉफ़ी है जिसमें आपने स्पून को डाला है उसकी कुछ एनर्जी स्पून के, जो भी स्पून किससे बना होगा? मेटल से बना होगा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो उस हीट या एनर्जी को क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से वो जो स्पून है वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर आप देख पा रहे हो,
ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस सर्किट में 3 चीजें हैं, एक है हमारी की, दूसरा हमारा बल्ब, तीसरी हमारी बैटरी, ओके। सो दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज द की एंड दिस इज द बल्ब, ओके। सो इसको किससे जोड़ा गया है? वायर से जोड़ा गया है, जो कि किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। अब जब की हमारी ऑफ होती है तब तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब की को हम ऑन करेंगे। तो जब आप स्विच को ऑन करते हो तो फैन या इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, होगा क्या? इस बैटरी के थ्रू ये जो हमारा वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जिसकी वजह से बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं उनमें रस्टिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो रस्ट या कोरोजन होता क्या है? आपकी स्क्रीन पर एक फोटो होगी जिसमें आप एक नट देख रहे हो जिसके ऊपर काफ़ी रस्ट सा लगा हुआ है, ब्राउन कलर की कुछ कोटिंग है जो है कवर्ड है। अब ये रस्टिंग होती क्या है? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हो, इसमें हो क्या रहा है? कुछ छोटे छोटे बबल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स हो क्या रहा है? वो जो छोटे छोटे एटम्स हैं हमारे, उन एटम्स जो एटम्स हैं, जो आउटर सरफेस होती है आयरन की, उस पर जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या करते हैं? जो एयर होती है, मॉइस्ट एयर होती है, वो मॉइस्ट एयर में जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस मॉइस्ट एयर को कवर करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रेटेड आयरन फॉर्म में, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हेन ऑक्सीजन and water is combined with iron, this will converted into iron oxide, hydrated iron oxide, and this is called rust, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब इसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की जो कोटिंग है या जो कवरिंग है वो ब्राउन कलर की पपड़ी के फॉर्म में जा करके उनके चारों तरफ जम जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके स्क्रीन पर, सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम, ब्रोमीन, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। देन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो पहली प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली जिगजैग, आप देख पा रहे हो जिगजैग जो है, ये जिगजैग डिजाइन के जस्ट राइट साइड पर लाइक आपका बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन जो है वो हमारा, वो भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनका एक लश्यर होता है, ग्लो होता है, बट नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? डल होती है, ठीक है। कोई शाइन नहीं होता, मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। इनकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी रफ सी होती है, जिसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में ब्रिटल, ठीक है। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बेसिकली ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जब हम हैमर से उसको बीट करेंगे तो एक थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होंगे, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ब्रेक हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाएंगे। तो उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती, बिकॉज जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लेयर सिमिलर नहीं होती है। उनमें लेयर्स तो होती है बट वो सिमिलर नहीं होती हैं, ठीक है। मेटल्स की तरह सिमिलर नहीं होती है। मेटल्स में क्या होता है? लेयर्स में जब हम बीट करते हैं तो एक लेयर जो होती है वो आगे की तरफ ड्रॉन होने लगती है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉक, अगर आप चॉक को बीट करोगे तो वो शीट में नहीं कन्वर्ट होगी। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर टुडे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार
और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।